सो हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन राय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और इसका हम लोग कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे और कुछ अगर समय रहा तो हम लोग कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी मैं बहुत सारा लेक्चर भी बनाने वाला हूं इस सब्जेक्ट के ऊपर में, इस चैप्टर के ऊपर में। तो और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ दिल से। और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि जब कभी मैं किसी भी लेक्चर को अगर अपलोड करूं तो आपके एक फ़ोन में एक नोटिफिकेशन चला जाए कि इस चैनल से ये लेक्चर को अपलोड किया गया, ताकि आप लोगों को सूचना मिल जाए और आप समय रहते भर में समय से पहले आप लोग उस लेक्चर को देख सके और कुछ सीख सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के को समझने से पहले और कुछ सम्स को, मतलब कोई भी सम्स को अगर सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री को, तो हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसके अलावा इसमें कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूले को भी लर्न करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सम्स को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रहा बात ये कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर समझना है तो कुछ तीन चीज़ें हैं, उसको पहले समझना पड़ेगा। वो तीन चीज़ें क्या है? पहला जो वो पहला जो पोर्शन है वह है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये हमें समझना पड़ेगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। इसके बाद 2 नंबर जो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इन तीन चीज़ों के विषय में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि ये एक्यूट एंगल क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो ये जानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक्यूट एंगल के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिए। देखिए, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि कोई ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो वैसे एंगल को हम लोग क्या कह के पुकारते हैं? वैसे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कह के पुकारते हैं। क्या कह के पुकारते हैं? एक्यूट एंगल कहकर पुकारते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 18 डिग्री, 89 डिग्री। ठीक है, तो ये तमाम जो एंगल्स हैं, कुछ ऐसे तो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये 0 से बड़ा है और 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है। अगर हम 89 डिग्री की बात करें तो ये भी 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 18 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सभी जो एंगल्स हैं, ये सभी एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्यूट एंगल का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्यूट एंगल को हम लोग हिंदी में न्यून कोण कह के पुकारते हैं। क्या कह के पुकारते हैं? न्यून कोण कह के हम लोग इसे पुकारते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जिस एंगल का मान 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। जिस कोण का मान 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल उसे हम लोग कह के पुकारते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 18 डिग्री, 89 डिग्री, ये सभी जो है, ये सभी उदाहरण है किसके? न्यून कोण के, एक्यूट एंगल का मतलब। ठीक है, एक्यूट एंगल के ये सभी जो है एग्जाम्पल्स है।
आइए अब हम लोग समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम लोग थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान लें। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल को भी समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, राइट एंगल का मतलब होता है RIGST, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई एक एंगल है x डिग्री, इसका मान अगर 90 डिग्री के बराबर है तो इस x डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। बात समझ में आई? मतलब 90 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। अगर जिस भी एंगल का मान सपोज करते हैं थीटा है, गामा है, जैसे कि ये जो साइन है ना, इससे हम लोग थीटा कहते हैं, थीटा हो गया। ये मान लेते हैं कि गामा हो गया, ठीक है। ये जो है अल्फा हो गया। तो ये तमाम साइन से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोण को हम लोग दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई थीटा है, थीटा डिग्री है, जिसका मान 90 डिग्री के बराबर है। किसकी, कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। मतलब इस थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो इस थीटा को भी हम लोग क्या कहेंगे कि थीटा इज द एग्जांपल्स ऑफ राइट एंगल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्यूट एंगल के बारे में समझ में आ गई होगी और राइट एंगल के बारे में समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते अपना कदम बढ़ाते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल को समझने के लिए। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? देखिए, ये तमाम जो कंसेप्ट है ना, ट्रिग्नोमेट्री को समझने में हमारा साथ देगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की मदद से ट्रिग्नोमेट्री ओरिजिनेट होती है। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट जो है राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। इसके अलावा किसी और ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल रेगुलेशन है वो देखने को नहीं मिलता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलता है। ठीक है, और उसी से हम लोग बहुत सारे थ्योरम्स भी हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 के लिए 11-12 में तो कोई भी एंगल, कोई भी मतलब ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके साइड, लेंथ, एंगल ये हम लोग लगा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो खैर, ये रहा हम लोग का मतलब, हम लोग समझ लिए एक्यूट एंगल समझ लिए और राइट एंगल समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, राइट एंगल जो ट्रायंगल है दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है, शेप है, ये ऐसे देखने में प्रतीत होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि इस वर्टेक्स का नाम ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि तीन, कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल को अगर हम लोग आपस में ऐड करेंगे, मान लेते हैं कि ये एंगल ए को और एंगल बी को और एंगल सी को, ये वाला एंगल है, ये एंगल बी और ये एंगल सी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा सम आएगा 180 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में अगर वन एंगल, कोई ऐसा एंगल है उसमें जो 90 डिग्री के बराबर है, कोई एक ट्रायंगल है, जैसे कि ट्रायंगल है इसमें ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है, तब हम लोग उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। यहाँ समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कोई ट्रायंगल में अगर राइट एंगल होगा, अगर कोई एक कोण, कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा, तब हम लोग उस ट्रायंगल को, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक त्रिभुज है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। कोई एक कोण है जिसका मान 90 डिग्री के बराबर है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कह के उस त्रिभुज को हम लोग पुकारेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट, थोड़ा हम लोग डीप कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं।
देखिए मान लीजिए कि ये एंगल जो ये है ये x डिग्री है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है कि एक एंगल एंगल बी तो 90 डिग्री के बराबर है, हम लोगों ने जैसा कि समझा कि एंगल बी जो होता है इसमें तो एक एंगल जो है 90 डिग्री है। ये एंगल और ये एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब एंगल ए और प्लस एंगल सी को हम लोग ऐड करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। और अलग अलग एंगल को बोलेंगे तो ये एंगल ए जो होगा ये अक्यूट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, एक्यूट या अक्यूट एंगल, ठीक है। और एंगल सी भी अक्यूट एंगल होगा। बात समझ में आई? अच्छा, तो मान लीजिए कि ए जो एंगल है वो x डिग्री है, मतलब अक्यूट एंगल है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड, किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तो यहाँ पर भी ये भी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल भी एक प्रकार का ट्रायंगल है, तो इसमें भी तीन तीन साइड है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड है, तीनों साइड का अपना अपना नाम होता है, अलग अलग नाम है, जैसे कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग समझेंगे कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं। तो शॉर्टकट में अगर हम बोलने की चेष्टा करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का अलग अलग नाम है, जैसे कि किसी साइड का नाम परपेंडिकुलर होता है, किसी साइड का नाम बेस होता है और किसी साइड का नाम हाइपोटेन्यूज आता है। लेकिन हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, इसमें से कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, इसमें से कौन सा साइड बेस होगा, इसमें से कौन सा साइड का नाम हाइपोटेन्यूज होगा, ये हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये बात, क्योंकि यहीं से आप ट्रिग्नोमेट्री के सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये कंसेप्ट अगर आपका मिस कर गया तो आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम्स को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जानना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। हाइपोटेन्यूज तो पता करना बहुत ईजी है, लेकिन परपेंडिकुलर पता करना और बेस पता करना थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों को शुरुआत में, बाद में हर चीज आसान आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल जो ए है वो x डिग्री है, कितना है, x डिग्री है, मतलब ये अक्यूट एंगल है। तो इस अक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस एंगल को हम लोग नजरअंदाज करेंगे, इस वाले एंगल को हम लोग रेस्पेक्ट मानेंगे, ये रेफरेंस है हमारा। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट में जो साइड होता है ना, मतलब 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। हिंदी में हम लोग इस वाले जो 90, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो 90 डिग्री जहां पर होगा उसके सामने वाला जो साइड होगा उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, उसे कर्ण बोलेंगे। इसके सामने में साइड कौन सा है, ए सी। इस ए सी को हम लोग क्या कह के पुकारेंगे, इस ए सी साइड को हम लोग कर्ण कह के पुकारेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेन्यूज कह के पुकारेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये रहा कर्ण और ये रहा हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUS, हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई? तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया और कर्ण हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि अब मेरे पास दो, बाकी दो साइड रह गया, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अब हम लोग समझेंगे कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होगा उसे हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, और अक्यूट जो हम लोग रेफरेंस में अक्यूट एंगल लिए हैं, जिस अक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग निर्धारित करने वाले कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, उस अक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में अक्यूट एंगल के जो सामने वाला जो साइड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। मतलब कि जो बीसी जो साइड है ना, ये हमारा लंब है, हिंदी में बोलेंगे हम लोग लंब, और अंग्रेजी में बोलेंगे इसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? तो ये जो बीसी जो साइड है इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। कैसे समझे? अक्यूट एंगल के हमेशा, अक्यूट एंगल के जो सामने वाला जो साइड होता है इसे ही हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो तीसरा साइड जो रह गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे बेस कहते हैं, BASE।
तो मैं एक बार फिर से इस चीज को मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है और आप कुछ सम्स जो है इस कंसेप्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल हो, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड का अलग अलग नाम है। किसी का नाम हाइपोटेन्यूस है, तो दूसरी साइड का नाम बेस है, तीसरा का परपेंडिकुलर है। हम लोग समझेंगे कि हाइपोटेन्यूस किससे कहते हैं। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो सामने जो साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और अक्यूट एंगल के जो सामने जो साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, बाकी जो तीसरा साइड रह गया उसे हम लोग बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। देखिए, ये पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए अक्यूट एंगल है, तो एक अक्यूट एंगल का आर्क जो है, लास्ट वाला जो एंड पॉइंट है वो हाइपोटेन्यूस पे है, दूसरा बेस पे है। तो याद रखिएगा, अक्यूट एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनता है। बात समझ में आया। तो ये ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और है कि मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो लंबी जो साइड होती है ना, ग्रेटेस्ट साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूस होती है। मतलब ये जो एंगल एसी है ना, मतलब जो सॉरी ये जो साइड एसी है, ये सबसे बड़ी साइड है। मतलब ए बी से भी बड़ी है और बीसी से भी बड़ी साइड है। मतलब सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट अगर साइड बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो हाइपोटेन्यूस है। बात समझ में आई। परपेंडिकुलर से भी इसकी लेंथ बड़ी होती है और बेस से भी इसकी लेंथ बड़ी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस समझ में आ गई होगी कि 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जो अक्यूट एंगल होता है, उस अक्यूट एंगल के जो सामने वाला साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। बाकी जो तीसरा साइड रह गया उसे हम लोग बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं और बेस को हिंदी में हम लोग आधार बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। जो आइए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए मान एक हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम रख देते हैं वर्टेक्स ए, इसका नाम है वर्टेक्स बी और इसका नाम रख देते हैं सी। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि अक्यूट एंगल कोई y डिग्री है। तो इसके 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। और एक्यूट एंगल के जो सामने वाला साइड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और तीसरा जो साइड रह गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। बेस को हिंदी में हम लोग आधार कहेंगे, परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग लंब कहेंगे और हाइपोटेन्यूस को हिंदी में हम लोग कर्ण कहेंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि क्लियरली अगर हम बोलना चाहें शॉर्टकट में, तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, P से मान लेते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कह के हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। मतलब अगर हम लोग परपेंडिकुलर दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे और बेस दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से तीन फॉर्मूला जनरेट होता है। पहला फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर को हम लोग P कहेंगे, इसे P मान लेते हैं, P बेस H समझने के लिए। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग PBH लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हुआ है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, बेस का लेंथ दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस का लेंथ दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर करेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगा ना वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर आएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में सहायता करता है कुछ सम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे क्या कि वो 3 फॉर्मूला कौन कौन सा है। मान लीजिए हमें सम्स में गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस का साइड दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, सॉरी साइड बोल रहे हैं हम, बेस का लेंथ दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज का लेंथ दिया हुआ है। हमें परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है? परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ दिया हुआ है, बेस का लेंथ दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ रख देते हैं, इस एच स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे और इस बी स्क्वायर को यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि स्क्वायर को हम लोग इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा आ गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कि अगर परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से हम लोग बेस का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वहां से हमारा परपेंडिकुलर का लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार इधर समझाते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर जैसा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो पी दिया हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, हमें बेस निकालना है। तो पहले दूसरा फॉर्मूला क्या, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेस स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, पी स्क्वायर को इक्वल टू के उस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बी को यहाँ पर रखेंगे और स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर को उस तरफ लेकर जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा नंबर फॉर्मूला कि अगर बेस निकालना है कब, जब अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का लेंथ दिया हुआ है और परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब बेस निकालना तो क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे, एच का हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारा बेस का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जिसे हम लोग सोच समझ के चलना पड़ेगा, इस ध्यान में रखकर, और इसी कंसेप्ट से जो है ट्रिग्नोमेट्री की जनरेट होती है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जनरेशन जो हुई है, जनरेट हुई है, वो दो ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ है। ये इंग्लिश वर्ड है तो, लेकिन इसका जो उत्पत्ति हुई है वो दो ग्रीक वर्ड से हुई है। वो कौन सा ग्रीक वर्ड है? तो पहला है ट्राइगोन प्लस मेट्री। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम सबसे पहले जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या, ये कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, किस सब्जेक्ट में ये काम आता है, इस सम्स को सॉल्व करने से हमारा फायदा क्या होगा। देखिए, दिस चैप्टर डील्स विथ द डेफिनेशंस ऑफ trigonometric ratio or functions of any angle like a positive angle and negative angle. In this chapter, we shall define trigonometric ratio or functions of a positive acute angle and establish some relations among them. ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल का साइड, एरिया और एंगल में क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग समझेंगे, लेकिन उतना डीपली हम लोग क्लास 10 में नहीं है, क्लास 11th में है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करने के लिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज ए वेरी इंपॉर्टेंट branch of mathematics.
लिख देते हैं यहाँ पर। ट्रिग्नो trigonometry is a very important branch of mathematics. Important branch of mathematics. हाइपरचेस एक मैथमेटिशियन का नाम है और साथ में वो एस्ट्रोनॉमर भी थे। क्या नाम है उनका? हाइपरचेस, HIPPARCHUS। हाइपरचेस a great and Greek mathematician and astronomer discovered this branch of mathematics. This branch of mathematics. Okay. So the word trigonometry has been derived from two Greek words, trigon and metron. The word the word the word trigonometry has derived from two ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन सा है वो ग्रीक वर्ड्स? पहला है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ठीक है। ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री एंगल्स। ट्राइगोन्स का मतलब क्या होता है? थ्री एंगल्स। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो इससे क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब हुआ the subject of trigonometry was to deal with the measurement of a triangles. In other words, this branch of science was involved in the establishment of relation between the sides, angles and area of a triangle. मतलब ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल होती है और रिलेशन मालूम चलता है कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का एंगल्स में और उसका साइड्स में और उसके एरिया में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है। ठीक है। बट द मेजर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉजिटिव एंड एक्यूट एंगल विच फॉल्स विद इन अ प्योर व्यू ऑफ सब्जेक्ट, thus the subject may be looked upon as the science which involves in the measurement of angle. मतलब कहने का ये मतलब है कि इस सब्जेक्ट में हम लोग ट्रायंगल के एंगल्स को मेजर करते हैं कि अगर साइड दिया है तो उसके हम तीन, अगर मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है, उसका
2-3 साइड दिया हुआ है और हमें उसका एंगल पता करना है, तो हम लोग साइड की मदद से हम लोग एंगल मेजरमेंट कर लेंगे। या मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका तीनों एंगल दिया हुआ है लेकिन साइड हमें मालूम नहीं है, तो फिर भी उस एंगल की मदद से हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्री का साइड, उस सॉरी ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं हम, उस ट्रायंगल का लेंथ को हम लोग, साइड के लेंथ को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक बात चीज समझ लीजिए कि द कंसेप्ट ऑफ एन एंगल इन ए ट्रिग्नोमेट्री इज मोर जनरल कंपेयर टू ए ज्योमेट्रिकल एंगल। मतलब कि एंगल तो दो तरह के होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री में भी एंगल देखने को मिलता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल अलग है और ज्योमेट्रिकल एंगल अलग है। ज्योमेट्रिकल एंगल का कुछ लिमिट होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल एंगल का लिमिट होता है। लिमिट क्या है कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 360 डिग्री में खत्म हो जाते हैं, मतलब इन्हीं के बीच में ज्योमेट्रिकल एंगल होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल का कोई लिमिट नहीं है, वो -1000 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी सेंटीग्रेड बोल रहे हैं, -1000 डिग्री भी हो सकता है, -99 डिग्री भी हो सकता है, 1000 डिग्री भी हो सकता है। बात समझ में आई? मतलब उनका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उनका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइन है, लिमिट नहीं है उसका कोई, कुछ भी एंगल हो सकता है। पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है और नेगेटिव एंगल भी हो सकता है। बात समझ में आई? अब हम लोग समझते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग चैप्टर जब आप लोग ओपन करते हैं तो उसमें देखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी लिखा रहता है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, ये टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग को देखने को मिलता है, ये कुछ नहीं है बल्कि ये एक रेशियो का नाम है। किसका रेशियो? तो ये एक मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा है, अक्यूट एंगल है। तो ये अक्यूट एंगल का जो सामने वाला साइड होता है उससे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और बाकी जो तीसरा साइड है उसे बेस बोलते हैं। तो ये रेशियो को ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग साइड का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग साइन थीटा कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इस थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब इस अक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ऐसे लिखते हैं, P/H लिखते हैं, एक रेशियो में लिखते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? इस थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, इसी को हम लोग नाम रख दिए साइन थीटा। बात समझ में आई? तो चलिए डिटेल में हम लोग समझते हैं इसी के साथ हम लोग, क्योंकि इस धर्म में समझाने से आप लोग समझेंगे नहीं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। इसका नाम रख दिए ए, इस वर्टेक्स का नाम रख दिए बी, इस वर्टेक्स का नाम रख दिए सी। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक एंगल है थीटा, जहाँ पे ये एक एक्यूट एंगल है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और 90 डिग्री का जो सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और थीटा अक्यूट एंगल का जो सामने वाला साइड होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। बाकी जो तीसरा साइड रह गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। अब देखिए, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया, बेस फाइंड आउट किया। अगर ये थीटा हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ये मान लीजिए ये अल्फा है, इसको कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं। अब मान लेते हैं कि ये अल्फा, ये भी एक एक्यूट एंगल है। इसकी रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अक्यूट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला बेस होगा और ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। मतलब बेस और परपेंडिकुलर हम लोग का डिसीजन कब लेते हैं, एक्यूट एंगल के को देखने के बाद हम लोग लेते हैं कि इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट से परपेंडिकुलर ये होगा, और इस वाले एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
और ये ए है, ये बी है और ये सी है। और यहाँ पे एक अक्यूट एंगल मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा है और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। थीटा का जो सामने वाला साइड होगा, मतलब इस अक्यूट एंगल का जो सामने वाला साइड होगा, अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बेस ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं तब, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला होगा और ये वाला बेस होगा। अगर हम लोग P बाई एच लिखते हैं, P बाई एच, तो ये एक रेशियो है क्योंकि ये भी H साइड है, ये भी साइड है। तो P बाई एच अगर हम लोग लिखते हैं रेशियो नंबर 1, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। इसका नाम क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। बात समझ में आई। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो किसी एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लिखते हैं तो उसी को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। मतलब द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर ऑफ एंड टू द हाइपोटेन्यूस विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होगा, साइन थीटा का डेफिनेशन होगा द रेशियो between the ratio between the perpendicular to the hypotenuse of a right angled triangle with respect to थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को अगर हम लोग हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करते जो रेशियो बनता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग इसको इन्वर्ट कर देते हैं, इस रेशियो को अगर हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसे लिखते हैं, h/p लिखते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोसेक थीटा कहेंगे। मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्योंकि p बाई एच को हम लोग क्या करते हैं, p को हम लोग ऊपर लिखे, यहाँ पर इसमें p को नीचे लिख दिए और h यहाँ पर नीचे में, यहाँ पर हम ऊपर में लिख दिए। मतलब न्यूमरेटर के स्थान पर डिनोमिनेटर को लिख दिए और डिनोमिनेटर के स्थान पर हम लोग न्यूमरेटर को लिख दिए। मतलब इसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर दिए, इन्वर्ट कर दिए, उल्टा कर दिए। तो इस फ्रैक्शन का नाम है साइन थीटा और इसका ठीक उल्टा जो फ्रैक्शन है उसका नाम है कोसेक थीटा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि साइन थीटा किसे कहते हैं और कोसेक थीटा किसे कहते हैं। कुछ भी नहीं है बल्कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का रेशियो है। अलग अलग साइड का रेशियो का अलग अलग नाम है, किसी का साइन थीटा, किसी का कॉस थीटा। और थीटा के रेस्पेक्ट में, बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे, मान लेते हैं कि एक बार b बाई एच रेशियो निकालते हैं, b बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूस, b बाई एच। तो इस b बाई एच को हम लोग क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसके बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिए, तो ये जो रेशियो बना ना, इसी रेशियो को हम लोग कॉस थीटा कहेंगे। बात समझ में आई। इसका ठीक उल्टा हम लोग लिखते हैं, फिर यहाँ पर b बाई एच है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं h बाई बी। क्या लिखते हैं, h बाई बी। तो यहाँ पर h बाई बी को हम लोग क्या कहेंगे, सेक थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक थीटा कहेंगे। बात समझ में आई। 5 नंबर है, मान लेते हैं हम लोग इसे p बाई बी लिखते हैं। ये तो हो गया, एक p बाई एच हो गया, h बाई p हो गया, b बाई एच हो गया, h बाई b हो गया। अब p बाई b ये रेशियो बच गया तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग p बाई b। 6 तरह का रेशियो होता है, ठीक है। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, 6 तरह का रेशियो है और 6 रेशियो का अपना अपना नाम होता है। p बाई एच को हम लोग साइन थीटा कहते हैं, h बाई पी को कॉसेक थीटा कहते हैं, b बाई एच को कॉस थीटा कहते हैं और h बाई बी को क्या कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं। और p बाई बी को हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है, उसके परपेंडिकुलर को क्या करते हैं, उसके परपेंडिकुलर को अगर हम लोग बेस से डिवाइड करते हैं, मतलब p बाई बी लिखते हैं, तो जो रेशियो बनता है उस रेशियो को हम लोग टेन थीटा कहते हैं। लास्ट वाला जो टर्म है हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फ्रैक्शन को भी हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को भी हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। मतलब p बाई बी है तो इसका उल्टा b बाई पी होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉट थीटा कहेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला के तरफ में।
ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो सम्स है ना, उसका मेन जड़ है फॉर्मूला। मेन जड़ के पास पहुंचने का मतलब ये हुआ कि उसके फॉर्मूले को याद करना। तो जिस बंदे ने या परिंदा या परिंदे कोई अगर उस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को याद कर लिया और इस तमाम कंसेप्ट को समझ लिया, वो ट्रिग्नोमेट्री का गेम बजा देगा। क्या बजा देगा? गेम बजा देगा, हवा टाइट कर देगा उसका। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला जो फॉर्मूला होता है, मैंने जैसा कि बताया पहले ही, एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी, कॉट थीटा होता है B बाई पी, सेक थीटा होता है H बाई बी, और कॉसेक थीटा होता है H बाई पी। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको साइन थीटा दिया हुआ है, पूछ देगा कॉसेक थीटा क्या होता है, तो क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा को उल्टा कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है और आपसे पूछे कि कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे P बाई एच और यहाँ पे B बाई एच, तो ए P और H तो दिया हुआ है, हम लोग B निकाल लेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर, फिर B निकाल कर B बाई एच कर देंगे तो हमारा कॉस थीटा निकल जाएगा। इसलिए इस वाले जो मतलब ये जो फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा का वैल्यू P बाई एच के बराबर होता है, कॉस थीटा का वैल्यू B बाई एच के इक्वल होता है, टेन थीटा का वैल्यू P बाई बी के बराबर होता है, कॉट थीटा का वैल्यू B बाई पी के बराबर होता है, सेक थीटा H बाई बी के बराबर होता है, और कॉसेक थीटा H बाई पी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला की हम लोग तरफ हम लोग बढ़ते। देखिए, जो साइन थीटा होता है ना, वो कॉसेक 1/कॉसेक थीटा के बराबर होता है। मतलब साइन थीटा को हम लोग 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। बात समझ में आ रही है? तो साइन थीटा को हम लोग 1/कॉसेक थीटा क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बाई पी, यहाँ पे 1 इंटू पी बाई एच। तो देखिए यहाँ पे P बाई एच आ गया। देखिए P बाई एच क्या है? साइन थीटा है कि नहीं यहाँ पर? तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1/कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है? 1/कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट कदम बढ़ाते हैं आगे की ओर। कॉस थीटा 1/सेक थीटा के बराबर होता है। मतलब कॉस थीटा को हम लोग 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, 1/कॉट थीटा, या दूसरा फॉर्मूला होता है इसका साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब कभी अगर अगर आपको सम्स में साइन थीटा का वैल्यू दिया रहेगा और कॉस थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो आपका टेन थीटा निकल जाएगा। अगर कभी आपको कॉट थीटा का वैल्यू दिया रहे और टेन थीटा पूछेगा तो कॉट 1/कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो टेन थीटा के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉट थीटा के बारे में। तो कॉट थीटा भी इक्वल होता है 1/tan थीटा, और इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर सेक थीटा है, तो सेक थीटा जो होता है 1/कॉस थीटा के बराबर होता है। फॉर्मूला देखकर दिमाग हिल गया होगा आप लोगों का। ठीक है, भूकंप आ गया होगा दिमाग में। तो डरना नहीं है, रेगुलर क्लासेस को देखना है। एक बार समझ में ना आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन समझ के रखिए। ठान लीजिए कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का सम्स को समझना है, सॉल्व करना है, और अपना खुद की काबिलियत पहचान कर ये हरा देना है ट्रिग्नोमेट्री को। देख ट्रिग्नोमेट्री, तू मुझे कितना भी डराए, डराता रहेगा, हम डरेंगे नहीं। हम कायदे से हम तेरा सम्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजिली हम लोग। तो डरना नहीं है। आप मन के जीते जीते, मन के हारे हार, हार गए जो विन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना।
ठीक है। तो आप अगर मन में जीत सोचेंगे कि भाई हम ट्रिग्नोमेट्री के सम्स को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मन में 1% भी सोचेंगे कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का कितना भी सम्स दिया रहे, कितना भी फॉर्मूला दिया रहे, हम उसको सॉल्व करेंगे ही, तो आप जरूर कामयाब होंगे उस सम्स को सॉल्व करने में। आप अगर फॉर्मूले को देखते ही इतने सारा फॉर्मूला सर लिख रहे हैं, आप डर जाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको डराएगा ही। ठीक है, तो डरना नहीं है, मन में सोचना है कि भाई कितना भी फॉर्मूला याद करना पड़ो, जरूर याद करके आराम से बनाएंगे तो जरूर होगा। पॉजिटिव रखिएगा दिमाग में, तो पॉजिटिव घटना घटेगी आपके साथ। नेगेटिव सोच रखिएगा मन में, तो नेगेटिव घटना घटेगी आपके साथ। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसा कि कॉसेक थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लिखते जाइए कॉपी में। ठीक है, देखना नहीं है, लिखते जाइए, नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कॉट थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा। और अगर बात आ जाए यहाँ पर कोसेक थीटा तो हो गया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और बाकी तो हम लोग लिख ही दिए। तो ये तमाम फॉर्मूला जो है देख लीजिए आप लोग, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और 12-13 फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला है, जिसे समझने से आप लोग क्या होगा, आप लोग थोड़ा आसान होगा, मतलब सम्स को सॉल्व करने में। वैसे फॉर्मूला तो 100-150 है। फॉर्मूला की बात करें अगर ट्रिग्नोमेट्री की, तो 100-150 फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री के सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो डरना नहीं है, पहले 4-10 सम्स, 10 फॉर्मूला याद करेंगे, उस 10 फॉर्मूले के ऊपर में सम्स सॉल्व करेंगे। और आप लोग क्या कीजिए कि एक सीट लीजिए, एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसमें छोटा छोटा करके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद मैं लेक्चर में बताऊंगा कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को देखकर आप सम सॉल्व कीजिए। करना है कैसे कीजिएगा वो हम बता देंगे। सम्स को देखते देखते सम्स भी सॉल्व करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो सम्स भी बन जाएगा, और एक 2-3 सम्स करेंगे फॉर्मूला देखकर, ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मदर फॉर्मूला के बारे में, या हम लोग उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। उसे उसे क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या हम लोग कहते हैं उसे मदर फॉर्मूला। क्या कहते हैं, मदर फॉर्मूला। मदर फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला है, यहीं से 3-4 फॉर्मूला जनरेट होता है। पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, ये मदर फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर ही रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, कि मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा है, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यहाँ जाएगा, साइन का स्क्वायर होगा थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। हम लोग इसे कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। अगर साइन थीटा का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर साइन के ऊपर आएगा, ना कि थीटा के ऊपर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, उसी प्रकार अगर हम लोग कॉसेक थीटा का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ना कि थीटा का स्क्वायर। तो थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। इसका ये कुछ नहीं होता है, ये अलग ही दुनिया का सम्स है। ठीक है, ये इसका कुछ कंसेप्ट नहीं है मैथमेटिक्स में, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। ये वाला होता है, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर चले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला हमें मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको इसका सम्स में कहीं दिखे साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां पर आप साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं। मतलब साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से।
उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को यहीं पर रखेंगे, स्क्वायर को उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया कि साइन थीटा का वैल्यू होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मान लीजिए आपको सम्स में साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस थीटा का वैल्यू पूछे, या कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू पूछेगा। मान लीजिए आपको कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ पर रखें। अब कॉस स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रखना है, साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना। मान लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि प्लस साइन है, तो इस वाले साइन को हम लोग उधर कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉस थीटा को रख दिए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? तो कॉस थीटा के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला ये वाला और ये वाला आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग कदम बढ़ाते हैं, दो रिलेशन और है। वो क्या है? वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को तो हम लोग यहीं रखेंगे, ये भी फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग इक्वल टू को इसी तरफ रखें, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर दिए, इक्वल टू के उस तरफ लेकर चले गए, तो आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया, सेक थीटा को हम लोग रखेंगे, स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग इक्वल टू को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया कि सेक थीटा का वैल्यू होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सेक स्क्वायर थीटा का तो मिल गया, अब हमें टेन थीटा का वैल्यू पूछना है, पता करना है कि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर जाएंगे, 1 को इस तरफ लेकर आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 को इस तरफ लेकर आए तो माइनस 1 हो गया, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर चले गए, तो यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इक्वल टू के उस तरफ चला गया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन गया कि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा। ये टेन थीटा जो है ना, टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर जो है, स्क्वायर वाले टर्म को क्या कर दिया हम लोग इक्वल टू को इस तरफ लेकर चले आए, तो रूट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला का जनरेशन हो गया कि टेन थीटा जो होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। इसी लेक्चर में हम लोग कुछ सम्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सम सॉल्व करेंगे तब जाकर क्लियर होगा ये सब फॉर्मूला। ये तमाम फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, एक सीट में लिख लीजिए, ठीक है, और देख देख कर सम्स को सॉल्व कीजिएगा, तब जाकर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और रोज जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को आप लोग रिवाइज कीजिएगा, 1 घंटा जरूर दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को याद करने में, जैसे कि मैंने पढ़ाई किया था। अब एक फॉर्मूला होता है, ये तो हो गया, अब एक और फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कभी फॉर्मूला दे, ऐसे सम्स का भी दे
कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखना है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस तरफ लेकर चला जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक, और ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब सम्स में किसी किसी जगह पे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और इस स्क्वायर को क्या करेंगे, इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ये भी हमारा फॉर्मूला आ गया। अब 2 फॉर्मूला रह गया। अब क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे और 1 को इस तरफ लेकर आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला आ गया, क्योंकि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और इस 1 को हम लोग इक्वल टू को इस तरफ लेकर आएंगे तो -1 हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर जो टर्म है रूट में कन्वर्ट करके लेकर आएंगे इधर, मतलब इधर अगर सेंड करेंगे स्क्वायर को तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट थीटा, ये भी फॉर्मूला आ गया। ये तमाम फॉर्मूला जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, और आप एक कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ सम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो भी मैं ये सम्स बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। मैं जीरो से हीरो लेवल तक सम्स बताऊंगा, बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट करके हाई लेवल तक हम सम्स को लेकर जाएंगे। और ठीक है, और ये लेक्चर देखने से आपको बर्बादी नहीं होगी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना डिटेल में किसी भी यूट्यूब चैनल पे बताया नहीं गया होगा, स्कूल में भी इतने डिटेल में नहीं बताया गया। हाँ, यहाँ पे ये बताया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर क्यों होता है। क्यों, तो यहाँ पे हम साइड में बता दें, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, पी बाई एच का स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच। आप लोग देख लीजिए बगल में जो जहाँ पे नोट्स आप लोग बनाए हैं, बी बाई एच का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब पी बाई एच का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, प्लस बी बाई एच का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एच स्क्वायर के एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर आ गया, फिर प्लस एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आया, फिर 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 1। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से आप ये तमाम फॉर्मूला जो है, ये सेक स्क्वायर थीटा का जगह पे आप बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख कर आप इन तमाम फॉर्मूला को आप लोग डिराइव कर सकते हैं। तो मैंने एक बता दिया। ठीक है, अब जो है आप लोग इसे समझिए और चेष्टा कीजिए इसे समझने का, और कोशिश कीजिए इसे आप अपने कॉपी में लिखने का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़े से सम्स के ऊपर, कुछ हम लोग सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला जो सम्स है कि प्रूफ करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू टेन थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, RHS हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो वो यहाँ पर लिखेंगे LHS, और LHS में हम लोग लिखेंगे टेन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने फॉर्मूला में बताया है कि टेन थीटा के स्थान पर हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और रूट अंडर 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा का स्थान पर हम लोग सेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेन थीटा क्या दिया हुआ, 1 + tan स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का स्थान पर हम लोग यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा का स्थान पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का स्थान पर हम लोग √1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक जैसा कि इस तरफ है कि टेन थीटा का स्थान पर हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एलएचएस में साइन थीटा लेकर आना है, एलएचएस में साइन थीटा लेकर आना है। इसलिए हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि टेन थीटा का क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो साइन के टर्म में है, जिसमें साइन वाला जो टर्म है उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखिए यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है टेन थीटा का स्थान पर हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, टेन थीटा के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, और √1 + tan स्क्वायर थीटा का स्थान पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेक थीटा। फिर सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। देखिए सेक थीटा जो है 1/cos थीटा, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब सेक थीटा का वैल्यू 1/cos थीटा के बराबर होता है, इसलिए हम लोग सेक थीटा के स्थान पर 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड का स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और ये जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको इन्वर्ट करके लिखेंगे। मतलब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा बाई 1। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे आ गया हमारा साइन थीटा इक्वल टू LHS। प्रूव्ड। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद कीजिए और ट्रिकली याद कीजिए। मतलब सम्स कैसे करेंगे, साइन थीटा यहाँ पे लेकर आना है ना, तो टेन थीटा और ये सभी को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो साइन थीटा के टर्म में है। तो क्या टेन थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो साइन थीटा के टर्म में, हाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो वो वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर में जो है वो सेक थीटा के बराबर होता है। फिर सेक थीटा को उल्टा कर दिए, 1/cos थीटा, 1 cos थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया साइन थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर भी आप लोगों को समझ में आई होगी। सो यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारे हम लोग सम सॉल्व करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, और समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में ना आई हो, कहाँ पर डाउट है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मतलब इस चैनल पे आप नए हैं तो उनको तो मैं स्वागत करता ही हूँ, तो उन लोग को मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, तो मेरे चैनल को देखने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ हम इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चली जाएगी कि मैं अगर लेक्चर अपलोड करूँ तो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।